नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा नियम अधिसूचित किए। विश्व भर में कानून की परवाह किए बिना गेंडों के सींगों की तस्करी लगातार जारी। लघु द्वीपीय विकासशील देशों के मुताबिक विकसित देश हानि और क्षति का वित्त पोषण करने से पीछे हट गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को 60,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चे को मंजूरी दी और उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के तरीके पर सरकार से सवाल किया। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया। दरअसल बाली यात्रा इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ओडिशा के प्राचीन संबंधों को याद करने वाला एक उत्सव है। ये भारत के सबसे बड़े मुक्ताकाश मेलों में से एक है। बाली यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे प्राचीन कलिंग यानी वर्तमान का ओडिशा और बाली तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों के बीच समुद्री और सांस्कृतिक संपर्कों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा और सीलोन के साथ भी प्राचीन कलिंग के संबंध रहे हैं। यह यात्रा उत्सव महानदी नदी के तट पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से होती है। ये उत्सव बाली के मसकपन के तुकड़ त्योहार के समान है। कलिंग साम्राज्य के समुद्री गतिविधि संबंधी इतिहास की बात करें तो कालिदास ने रघुवंश काव्य में कलिंग के राजा का सागर के स्वामी यानी महोदधिपति के रूप में उल्लेख किया है। इस तरह का संबोधन समुद्री मार्गों पर कलिंग के प्रभुत्व का सूचक है। भौगोलिक अवस्थिति की वजह से 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में कई बंदरगाहों का विकास हुआ था। इनमें से कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति, माणिकपटना, चेलिटालो, पलूर, पिथुंडा, दंतपुरा, कलिंग नगर आदि। कलिंगों ने बोईता नामक बड़ी नाव का निर्माण किया था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा पूर्वी अफ्रीकी और कुछ अरब देशों के साथ भी कलिंग के व्यापारिक संबंध थे। मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान इस व्यापार में गिरावट आ गई थी। बाली और कलिंग के बीच संबंधों के प्रमाण की बात करें तो बाली और ओडिशा दोनों में सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मंदिर महत्वपूर्ण रूप से समानता रखते हैं। उत्तर पूर्वी बाली में स्थित सेम्बिरन में और ओडिशा के माणिकपटना, ताम्लुक स्थलों में समान प्रकार के रूले देखे गए हैं। वहीं बाली से 14वीं शताब्दी ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो उड़िया भाषा में है। इसके अलावा 10वीं शताब्दी ईस्वी में बाली में प्रयोग की जाने वाली लिपियों का कलिंग में भी उपयोग किया गया था। बाली में ब्राह्मणों के एक वर्ग ने स्वयं को ब्राह्मण बुद्ध कलिंग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये सभी प्रमाण हैं जो कि बाली और कलिंग के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। अगली खबर पेपर 2 के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा अधिनियम अधिसूचित किए हैं। पेसा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का विशेष अधिकार प्रदान करता है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4)(b) के संदर्भ में पेसा अधिनियम 1996 पारित किया है। इसका उद्देश्य पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 का 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करना है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों को अपनी भौगोलिक सीमाओं में पेसा अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर पेसा के प्रावधानों को अपने मौजूदा पंचायती राज अधिनियमों में शामिल करने के लिए इन कानूनों में संशोधन करना होगा। वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। इन 10 राज्यों में से केवल 8 राज्यों यानी कि झारखंड और ओडिशा को छोड़कर इन 8 राज्यों ने ही राज्य पंचायती राज अधिनियमों के तहत राज्य पेसा नियम बनाए हैं और अधिसूचित किए हैं। दरअसल पेसा नियम इसलिए बनाए गए क्योंकि ये जनजातीय संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये जनजातीय क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने में विश्वास पैदा करते हैं। ये जनजातीय लोगों की शिकायतों या कष्टों को कम करते हैं। ये विकास योजनाओं को मंजूरी देने में ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान करते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि राज्यों में पेसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। पेसा के तहत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियों की बात करें
तो इसमें सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं और कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति होती है। ये लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वनोपज के स्वामित्व की शक्ति देता है। इसके अलावा शराब की बिक्री या खपत को विनियमित और प्रबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा गौण खनिजों के लिए सर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी देने की शक्ति रखता है। इसके अलावा ये भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति तथा अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की खरीद को रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर फिर से कब्जा दिलाने की शक्ति रखता है। विश्व भर में बिना कानून की परवाह किए तस्करों द्वारा गेंडों के सींगों की तस्करी लगातार जारी है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के पक्षकारों के सम्मेलन में राइनो हॉर्न ट्रैफिकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण से ये पता चला है कि गेंडों के सींगों की बिना कानून के डर के तस्करी की जा रही है। इस रिपोर्ट में और भी कई निष्कर्ष सामने आए हैं, जैसे कि गेंडों के सींगों की सबसे ज्यादा तस्करी 6 देशों दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम और चीन में की जाती है। ऑनलाइन व्यापार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप गैर कानूनी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं। इसके पक्षकारों ने ये निर्देश दिए हैं कि साइट्स के पक्षकारों को गेंडे की आबादी वाले देशों को सींगों की जब्ती की समय पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए और डीएनए के नमूने साझा करने चाहिए। साथ ही पक्षकारों द्वारा गेंडों के गैर कानूनी शिकार से जुड़े ट्रेंड की लगातार समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में गेंडों के सींगों के गैर कानूनी बाजार मौजूद हैं, वहां इसकी मांग में कमी से संबंधित कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि संपूर्ण विश्व में गेंडों की 5 प्रजातियां हैं: सफेद गेंडा, काला गेंडा, सुमात्राई गेंडा, विशाल एक सींग वाला गेंडा और जावा गेंडा। सुमात्राई, जावा और काले गेंडों को IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सफेद गेंडा नियर थ्रेटन्ड है और विशाल एक सींग वाला गेंडा वल्नरेबल है। गेंडे का सींग केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसी प्रोटीन के कारण हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं। गेंडों का पर्यावास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना और झाड़ीदार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, मरुस्थल और झाड़ियों वाले क्षेत्र होते हैं। विशाल एक सींग वाले गेंडों की कुल आबादी का लगभग 75% अब भी भारत के केवल 3 राज्यों असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौजूद है। और आइए अब चर्चा करते हैं भारत में गेंडों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। भारत में इंडियन राइनो मिशन 2020 शुरू किया गया है। संरक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल किया जा रहा है। गेंडों की आवाजाही वाले भू गलियारों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। गेंडों पर नजर रखी जा रही है और इनकी गणना भी की जा रही है। इसके अलावा गैर कानूनी व्यापार से निपटने के लिए प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष और ट्रैफिक जैसे संगठनों की मदद ली जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 60,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों को मंजूरी दी है। ये राज्यों के लिए दीर्घावधि पूंजीगत व्यय निधि है। इसे वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत जारी किया गया है। ये पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का संशोधित रूप है। ये योजना कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी। संशोधित योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि में से 80,000 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले पर आधारित हैं। शेष 20,000 करोड़ रुपए सुधार के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े हैं। ये राशि 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायता के तौर पर दी जा रही है। ये राज्यों के लिए अनुमोदित की गई सामान्य उधार सीमा के अलावा है। योजना के 7 भाग हैं। पूंजीगत कार्यों के लिए PM गति शक्ति, इससे मास्टर प्लान को प्राथमिकता मिलेगी। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चौथा भाग है डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन। 5वां है ऑप्टिकल फाइबर केबल। छठा है शहरी सुधार और 7वां है विनिवेश और मुद्रीकरण। इस प्रदान की गई धनराशि का नई और पहले से चल रही पूंजीगत परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए से कम खर्च वाली परियोजनाएं तथा मरम्मत और रखरखाव वाली परियोजनाएं इस योजना में शामिल नहीं की जाएंगी। पूंजीगत व्यय का मतलब है दीर्घावधि के लिए परिसंपत्ति के निर्माण के लिए निवेश या विकास खर्च के रूप में सरकारी धन का परिव्यय। इसमें ऋण की अदायगी भी शामिल है, क्योंकि ये सरकार की देनदारी को कम करता है। पूंजीगत व्यय का महत्व ये है कि ये राजस्व पैदा करता है, ये अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करता है, ये निजी निवेश आकर्षित करता है और ये आर्थिक समृद्धि को बनाए रखता है।
अगला है लघु द्वीपीय विकासशील देशों के मुताबिक विकसित देश हानि और क्षति का वित्त पोषण करने से पीछे हट गए हैं। लघु द्वीपीय देशों का गठबंधन यानी ओएसिस तथा अन्य विकासशील देश हानि और क्षति के लिए वित्त पोषण में कोई प्रगति नहीं होने से चिंतित हैं। हानि और क्षति वित्त पोषण उन देशों द्वारा भुगतान किया गया धन है जो जीवाश्म ईंधन में निवेश से आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। ये धन उन देशों को भुगतान किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रत्यक्ष अपरिहार्य हानि और स्थायी क्षति का सामना करते हैं। कई लघु द्वीपीय देशों ने चीन और भारत जैसे बड़े विकासशील देशों से भी हानि और क्षति से निपटने में धन का योगदान देने की मांग की है। भारत का तर्क है कि वित्तीय, तकनीकी, क्षमता निर्माण आदि जैसी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में संचयी योगदान पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 6ठी आकलन रिपोर्ट के मुताबिक संचयी उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। अमेरिका के नेतृत्व वाले विकसित देश चाहते हैं कि हानि और क्षति का वित्त पोषण मौजूदा वित्तीय साधनों के माध्यम से हो। विकसित देश किसी भी नई व्यवस्था की स्थापना का समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा सिड्स 58 द्वीपीय देशों का एक विशेष समूह है। ये अपनी भूभौतिकीय और संरचनात्मक सीमाओं के कारण विशेष सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय सुभेद्यताओं का सामना करते हैं। जिन 3 भौगोलिक क्षेत्रों में सिड्स स्थित हैं वे हैं कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर। सिड्स के लिए जो पहलें की गई हैं उसमें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI, लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की स्थापना कर रहा है। इसका उद्देश्य इन द्वीपीय देशों की अवसंरचनाओं को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। संयुक्त राष्ट्र ने बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मॉरिशस स्ट्रेटेजी, समोआ पाथवे आदि जैसी पहले शुरू की हैं। अंतर सरकारी संगठनों में सहायता की बात करें तो इसमें कैरिबियन समुदाय, प्रशांत द्वीप समूह मंच और हिंद महासागर आयोग शामिल हैं। अगली खबर न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के तरीके पर सरकार से सवाल किया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 326(2) के तहत राष्ट्रपति CEC और ECs की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। ऐसी नियुक्तियां संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों की बात करें तो इस नियुक्ति में सबसे अहम कार्यपालिका की भूमिका है। CEC की नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका करती है और इस तरह से ये व्यवस्था सत्ताधारी दल को किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण विवेकाधिकार देती है जिसकी उस दल के प्रति निष्ठा सुनिश्चित है। इसके अलावा CEC के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। संविधान में ये प्रावधान तो किया गया है कि CEC की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये प्रावधान नहीं किया गया है कि CEC के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक योग्यताओं का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इसीलिए इससे पहले विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। CBI निदेशक या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति भी ऐसी ही समिति करती है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने ये सुझाव दिया कि ऐसी समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस पद से उनका हित जुड़ा हुआ है। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं नार्को टेस्ट की। हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बाद नार्को टेस्ट की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा आने लगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नार्को टेस्ट होता क्या है। नार्को या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नामक दवा को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये उसे कृत्रिम निद्रावस्था या अचेतन अवस्था में ले जाती है। सोडियम पेंटोथल या सोडियम थियोपेंटल एक जल्द असर करने वाली तथा कम अवधि की एनेस्थेटिक दवा है। ये दवाओं के बार्बिट्यूरेट वर्ग से संबंधित है। ये एनेस्थेटिक अवसादक औषधि के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति पर नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। साथ ही केवल इन परीक्षणों के नतीजों को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अगला है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। NIIF की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक संपन्न हुई। गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स, निवेश और नीति क्षेत्रकों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत सरकार द्वारा समर्थित NIIF अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच है। NIIF 3 निधियों का प्रबंधन करता है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक फंड। इन निधियों की स्थापना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में निवेश करने के लिए की गई है। NIIF का पहला द्विपक्षीय कोष हाल ही में एक भारत जापान कोष को प्रस्तावित किया गया है। अगला है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। NMMSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के कक्षा 8 में ड्रॉप आउट होने को रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना। हर साल 9वीं कक्षा से चयनित छात्रों को 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखना या नवीकरण सुनिश्चित किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष है। जिन विद्यार्थियों की माता पिता की सभी स्रोतों से आय 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अगला टॉपिक है कृषि पर कोरोनिविया संयुक्त कार्य। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारत ने कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के तहत चर्चाओं पर आपत्ति जताई है। कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने में कृषि की विशेष क्षमता को पहचाना गया है। कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग मानव जनित लगभग 1/4 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के तहत कृषि क्षेत्रों में 6 परस्पर संबंधित विषयों को संबोधित किया जाता है। इनमें मिट्टी, पोषक तत्वों का उपयोग, जल, पशुधन, अनुकूलन के आकलन के तरीके और जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और खाद्य सुरक्षा आयाम शामिल हैं। COP27 जलवायु समझौते का पहला मसौदा। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु एजेंसी ने COP27 जलवायु समझौते का पहला मसौदा प्रकाशित किया है। इस मसौदे में पिछले साल के ग्लासगो जलवायु संधि के लक्ष्यों को दोहराया गया है। ये लक्ष्य हैं विद्युत उत्पादन में कोयले के लगातार हो रहे उपयोग को कम करने और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में उपायों में तेजी लाना और अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना। इसमें सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने का उल्लेख नहीं है, जबकि भारत और यूरोपीय संघ ने ऐसा अनुरोध किया था। इसमें हानि और क्षति संबंधी वित्त पोषण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगला है रेड क्राउन रूफ टर्टल। भारत ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के तहत रेड क्राउन रूफ टर्टल की बेहतर सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा है। रेड क्राउन रूफ टर्टल ताजे जल में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है। ये गहरी बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं और नदियों के किनारों के समीप स्थल पर अंडे देते हैं। ये भारत, बांग्लादेश और नेपाल की मूल प्रजाति है। रेड क्राउन रूफ टर्टल्स को आवास की हानि या निम्नीकरण, मछली पकड़ने वाले प्रतिबंधित जालों में फंस जाने, अवैध शिकार और अवैध व्यापार से खतरा है। IUCN की लाल सूची में इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। साइट्स के परिशिष्ट 2 में ये शामिल हैं। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध हैं। ग्रीन शिपिंग। भारत और नॉर्वे ने हरित समुद्री क्षेत्र के लिए समझौता किया है। ग्रीन शिपिंग के तहत समुद्री जहाज लोगों और वस्तुओं के परिवहन के लिए संसाधनों और ऊर्जा के उपयोग में कमी का ध्यान रखते हैं। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों और समुद्री जहाजों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषकों से वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसके तहत जो वैश्विक पहले हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की ग्रीन शिपिंग से संबंधित 2030 डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटेजी और 2050 ग्रीन हाउस स्ट्रेटेजी। भारत द्वारा जो पहले इसमें की गई हैं उसमें मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 शामिल है। इसके लक्ष्य हैं वर्ष 2030 तक प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर लगभग 60% करना, बंदरगाह प्रणाली के भीतर वाहनों के लिए बहुस्वच्छ ईंधन को अपनाना। प्रेसिजन मेडिसिन। प्रेसिजन मेडिसिन दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के इलाज में सफल रही है। प्रेसिजन मेडिसिन को अक्सर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी कहा जाता है। प्रेसिजन मेडिसिन कई रोगों के उपचार या रोकथाम की एक पद्धति है।
इसमें जीन, जीनोमिक्स, उपापचय, जीवन शैली आदि के मामले में व्यक्तिगत स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फार्माकोजेनोमिक्स प्रेसिजन मेडिसिन का ही एक हिस्सा है। फार्माकोजेनोमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है कि कैसे जीन किसी व्यक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रेसिजन मेडिसिन को रोग को समझने और इलाज करने के लिए पारंपरिक तरीके का विस्तार माना जा सकता है, हालांकि इसमें ज्यादा सटीकता देखी जाती है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। ऊदा देवी। 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर ऊदा देवी की शहादत की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊदा देवी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। वो एक दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म संयुक्त प्रांत की अवध रियासत के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अवध की बेगम हजरत महल के शाही रक्षक दल का हिस्सा थी। वो लखनऊ में हुए युद्ध में अपने साहसिक संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे सिकंदर बाग का युद्ध भी कहा जाता है। इनके जीवन मूल्यों में साहस, दमन और पितृसत्ता का विरोध, न्याय, समानता और सहनशीलता शामिल थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।